नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। हाजिर हैं हम आपके साथ करंट अफेयर्स का सेशन लेकर के। आज हम लोग मई महीने का चौथा लेक्चर पढ़ रहे हैं, फोर्थ लेक्चर पढ़ रहे हैं और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत सारी न्यूज़ के बारे में जो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्ट से बहुत ज़रूरी होंगी और साथ ही साथ आपका जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगा करंट अफेयर्स पढ़ने से एक बेहतर फ़ायदा ये होता है कि आप वर्ल्ड के होने वाली घटनाओं को, वर्ल्ड अफेयर्स जो जिसे आप बोल सकते हैं, उसे एक लिंक करके पढ़ना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कितने टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं आज के टॉपिक में। आप देख रहे हैं कि हमारे पास है एक तो हाल ही में लिथुआनिया के मध्य, कल हम लोगों ने पढ़ा था लिथुआनिया और बेलारूस के सेगमेंट को लेकर के कल एक न्यूज़ थी और आज भी लिथुआनिया से रिलेटेड एक न्यूज़ है। फिर हम लोग अफगान में अमेरिका की उपस्थिति का समर्थन करने के लिए पाकिस्तान ने अमेरिकी सेना को ओवर फ्लाइट की अनुमति दी है। तो सेकंड न्यूज़ जो है वो किसके बारे में है? अफगान, अमेरिका, पाकिस्तान, इनके बारे में है। क्या है पूरी खबर अभी पढ़ते हैं थोड़ी देर में। थर्ड न्यूज़ आपके सामने है, महाराष्ट्र के जो चीफ रह चुके हैं सुबोध जायसवाल जी, उनको सीबीआई का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। इसमें क्या कंट्रोवर्सी है? ठीक है, जज साहब ने क्या कहा है, क्या निर्णय दिया है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो एनजीटी से रिलेटेड है। एनजीटी की कहानी हम लोग एक बार और पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक घास का मैदान है जिसे आप बन्नी घास का मैदान कहते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और इसमें हाई कोर्ट ने क्या निर्णय दिया हुआ है। हाई कोर्ट का मतलब है पर्यावरण का हाई कोर्ट। पर्यावरण का हाई कोर्ट किसे बोलते हैं? हम लोग एनजीटी को बोलते हैं, ग्रीन ट्राइब्यूनल को। ठीक है, चलिए इसके अलावा हम लोगों ने और भी टॉपिक्स आपके लिए रखे हुए हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि पीएनबी घोटाला तो बहुत ही फेमस घोटाला था, आप सारे लोग जानते ही होंगे। उनसे जुड़े हुए दो व्यक्ति, एक तो नीरव मोदी और एक उनके चाचा जी जो हैं मेहुल चोकसी। ठीक है, तो आज की खबर मेहुल चोकसी के बारे में है। क्या है पूरी खबर हम आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके अलावा एक न्यूज़ आपके लिए है, एक बैसाख उत्सव मनाया गया है। बैसाख उत्सव किसका नाम है? ठीक है, कब मनाया गया और क्या कहा मोदी जी ने, इसके बारे में भी डिस्कशन पूरा करेंगे। कैसे क्वेश्चंस बनेंगे इन पे भी बात करेंगे। ठीक है, 9 देशों में वन स्टॉप सेंटर खोलने की बात कर रहा है भारत सरकार। तो क्या है ये वन स्टॉप सेंटर और कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां पे ये स्थापित करेगा? ठीक है, उन पे डिस्कशन करेंगे। अगला जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है कि भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान है भोपाल में। ठीक है, और वहीं उसने एक प्लांट खोजा हुआ है मिजोरम में। ठीक है, जो बेसिकली भारत में नहीं पाया जाता, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, लेकिन वो क्या कहते हैं भारत के मिजोरम में मिला है। तो कैसा दिखता है, क्या उसकी विशेषता है, इस सब के बारे में डिस्कस करें। इतना डिस्कशन के साथ साथ हम आपके लिए और भी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लगभग 5 से 7 क्वेश्चन और लेकर के आए हैं जो आपको बहुत ही फायदेमंद होंगे आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। रेगुलर रोज 8 बजे करंट अफेयर्स के सेशन को ज्वाइन करना मत भूलें। ठीक है, चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें दिया है हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने चीन के 17+1 समूह को छोड़ दिया? आप कह रहे होगे सर अभी तक तो बहुत सारे देशों के समूह देखे थे हमने, यूरोपियन यूनियन देखा था हमने, ब्रिक्स देखा था ना, G7 देखा था, बट अभी ये नया समूह आप बता रहे हो 17+1। हाँ बिल्कुल सही है, 17+1 एक समूह है और जिससे हाल ही में एक देश जो है वो अलग हो गया है। ठीक है, तो आंसर इसका है लिथुआनिया। हमने कल भी इस पर डिस्कस किया था। लिथुआनिया वही देश है जहां पे पत्रकार साहब जा रहे थे और वहां रहते थे। बेलारूस ने मिन्स्क जो बेलारूस की राजधानी है वहां पर जबरदस्ती क्या कहते हैं एरोप्लेन को उतार लिया था। ठीक है, तो रेगुलर वीडियो देखने का देखो फायदा होगा, एक चीज है अगली चीज से कनेक्ट होती चली जाएंगी। ठीक है, तो क्या हुआ, क्या है पूरी कहानी, आइए डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये देखिए न्यूज़ में साफ साफ दिया गया है, कहा जा रहा है कि लिथुआनिया ने क्विट्स डिसिसिव चाइना ग्रुप। मतलब लिथुआनिया ने जो चाइना के 17+1, 17 का मतलब 17 देश हैं और 1 का मतलब चाइना है, तो उन्होंने कहा है, लिथुआनिया ने कहा है कि चाइना जो है वो डिवीजन की वो रखता है, मतलब कि बंटवारे की, अलगाव की नीति वो राजनीति करता है, इस वजह से हम इस ग्रुप से अलग हो रहे हैं। ठीक है, तो लिथुआनिया ने ये कह करके वहां से अलगाव कर लिया। लेकिन आइए समझते हैं कि क्या है ये 17+1 और साथ ही में ये भी समझेंगे कि चाइना का क्या रिएक्शन रहा लिथुआनिया के इस डिसीजन के बाद। तो 17+1 जो फॉर्मेशन हुआ था ये चाइना ने अपनी लीडरशिप में बनाया है। एक्चुअली चाइना का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, आप कई लोग जानते होंगे, जिसे वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव कहते हैं, जो जल और स्थल मार्ग से पूरे विश्व को एक साथ जोड़ना चाहता है। तो अब
उसके लिए चाइना एक और पॉलिसी के लिए बड़ा फेमस है, जिसे आप चेकबुक डिप्लोमेसी कहते हैं। चेकबुक डिप्लोमेसी का मतलब है उसके पास पैसे तो खूब है भाई, तो पैसे खूब हैं तो किसी को ले जा करके वो लोन दे देता है या उसको किसी भी प्रकार का फायदा दे देता है, और बाद में जब वो कर्ज में डूब जाता है तो उससे फिर, जैसे श्रीलंका फंसा हुआ है, उससे उसका एयरपोर्ट लीज पे लेने की बात करता है, या तो उसका जो पोर्ट हैं ना किनारे वाले महासागर के जो भी है उसको लीज पे लेने का कोशिश करता है, एक तरह से फंसा लिया जाता है। तो चाइना की ये डिप्लोमेसी भी बहुत क्या कहते हैं चर्चा में रहती है। तो अभी क्या हुआ है, 17+1 जो समूह है ना, इसका पूरा नाम देख लीजिए, चाइना एंड सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप, इसको CCEEC भी कहते हैं। ठीक है, ये 17+1 का समूह है और जिसका लीडिंग कौन करता है, वो चाइना करता है। ये बना कब था, 2012 में ये CCEEC फॉर्म किया गया था। ठीक है, मेन ये क्या करते हैं, ये 17 कंट्रीज को, 17 कंट्रीज एक्चुअली वो 17 कंट्रीज जो हैं वो यूरोप के एक तरह से देखे जाएं तो ऐसे कंट्री हैं जो मतलब कंपैरिजन में गरीब है, मतलब गरीब देश हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा सर यूरोप में भी गरीब देश रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं, लेकिन इन कंपैरिजन टू यूरोप के अदर जो कंट्रीज हैं उनके कंपैरिजन में वो गरीब हैं। ठीक है, और उनके लिए चाइना कहीं ना कहीं उन्हें प्रलोभन दे करके उनके लिए बेहतर करने की कोशिश, ऐसा करके उनसे बातचीत करके उनका एक समूह बना रखा है ताकि ये लोग मदद करेंगे उसके वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव में। ठीक है, तो यहाँ पे ढेर सारे मेंबर्स दिए गए हैं। अब इस मेंबर्स में दो बातें आपको समझ में आ रही होंगी कि 5 बाल्कन स्टेट्स, मतलब बाल्कन कंट्रीज कुछ होती हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ एक और चीज़ आपके सामने आएगी जिसे हम लोग बोलते हैं, एक तो बाल्कन कंट्रीज हो गई और एक कंट्री का जिसे वेट अ मोमेंट, शायद मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ये तो हमारे 17 देश हो गए। हाँ, एक बाल्टिक कंट्रीज होते हैं, बाल्कन कंट्रीज और बाल्टिक कंट्रीज का कुल मिलाकर के 17 देशों का समूह चाइना ने बना रखा है। अभी क्या होती है बाल्कन कंट्रीज, क्या होती हैं बाल्टिक कंट्रीज, अभी इस पे डिस्कशन हम कर लेंगे, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो 17+1 क्या है, किसके लीडरशिप में है, चाइना की लीडरशिप में है, 2012 में बना था। और यूरोप के जो मतलब सो कॉल्ड गरीब, वहां के कंपैरिजन में गरीब देश है, उनका एक समूह जो है चाइना लीड करता है और वो अपनी महत्वाकांक्षा उसके मदद से पूरी करना चाहता है। ठीक है, तो हालांकि जब लिथुआनिया ने छोड़ दिया इस ग्रुप को, तो चाइना के अखबार में, ग्लोबल टाइम्स में ये खबर आई कि मतलब कोई दिक्कत नहीं है, लिथुआनिया चला गया तो चला गया। और उन्होंने, मतलब चाइना ने क्या कहा हुआ है कि ये एक तरीके से किसका, अमेरिका का जो है, मतलब कि यूएस का जो है वो एक्ट है, मतलब ये अपने आप से नहीं कर रहा है। और ये क्या कहते हैं, एक तरीके से चाइना यूएस की स्ट्रैटेजी है, देखो यहाँ पे दिया गया है। और चाइना ऐसा कहता है कि ऐसे छोटे मोटे देश के जाने से हमें कोई बहुत समस्या नहीं है, तो लिथुआनिया जा रहा है तो चले जाने। तो ये आपके देख रहे हैं 17 कंट्रीज हैं। तो इस 17 कंट्रीज में जो ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं ना, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये बाल्टिक कंट्री के नाम से जाने जाते हैं। बाल्टिक कंट्रीज क्यों हैं, क्योंकि ये बाल्टिक सागर है, तो बाल्टिक सागर के बगल में है, तो इसे आप बाल्टिक कंट्रीज भी कहते हैं। अभी लोकेशन में, मैप में और इसे क्लियर हम लोग बात करेंगे। तो ये 7 कंट्रीज हैं, आप देख रहे होंगे, जैसे एस्टोनिया, लातविया क्या कहते हैं, लिथुआनिया, पोलैंड, ठीक है, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, स्लोवेनिया, ठीक है, क्रोएशिया, सर्बिया, मॉन्टीनेग्रो, अल्बानिया, नॉर्थ मैसिडोनिया, ग्रीस ना, ये कुल मिलाकर के 17 कंट्रीज हैं, जिनसे और +1 चाइना, तो यही 17+1 ग्रुप था। आइए इसको और डिटेल में समझते हैं। ये देखो 4 कंट्रीज हैं, मतलब 3 कंट्रीज हैं, एक एस्टोनिया है, लातविया है और लिथुआनिया है, और यहीं पर ये बाल्टिक सागर आप देख रहे होंगे। तो बाल्टिक सागर से इनके क्या कहते हैं वो कॉर्नर मैच करते हैं, तो इसीलिए इनको तीनों को बाल्टिक कंट्रीज भी कहा जाता है। कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बाल्टिक कंट्रीज निम्नलिखित में से कौन है, तो यही एस्टोनिया, लातविया और क्या कहते हैं लिथुआनिया है। और यहीं पर देखो एक गल्फ ऑफ रीगा है, गल्फ ऑफ रीगा किसका किसका बॉर्डर बनाती है, तो लातविया और एस्टोनिया का। ठीक है, तो कभी कभी पूछ लेता है कि बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन से हैं, नेबरिंग कंट्रीज कौन से हैं। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो ये आप देख रहे होंगे बाल्कन कंट्रीज के बारे में, जो उसके मेंबर्स हैं। ठीक है, तो बाल्कन कंट्रीज और क्या कहते हैं, उधर आपने देखा कौन सी, बाल्टिक कंट्रीज। अभी इन दोनों का एक और भी ग्रुप मैप मैंने ले रखा है, मैं सादा भी आपको दिखाता हूँ, लेकिन उसके पहले देख लीजिए कि यहाँ पर जो लिथुआनिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनका कहना है कि लिथुआनिया नो लॉन्गर कंसीडर्ड इटसेल्फ अ 17+1 फॉर्मेट मेंबर एंड डज नॉट पार्टिसिपेट इन दिस इनिशिएटिव। तो जो अभी हाल ही मीटिंग हुई थी उसमें ये पार्टिसिपेट नहीं किया और इसने कहा कि हम मेंबर उसके नहीं बने रहेंगे। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। कल मैंने आपको बताया था
कि जो बेलारूस है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति पुतिन, मतलब मिग 29 की कल मैंने बात की थी, ठीक है, रेयान एयरलाइंस की बात की थी, और मैंने ये भी कहा था कि बेलारूस के जो वो प्रेसिडेंट थे उनका जो है पुतिन जी से, मतलब रूस से अच्छा फ्रेंडशिप था। अब ये जो लिथुआनिया था ये भी क्या कहते हैं एक तरह से सपोर्टर हुआ करता था किसका, रूस का और बेलारूस का। लेकिन ये क्या हो गया कि ये आजकल अमेरिका के थोड़े बहुत उसमें है, मतलब प्रभाव में है। तो एक तरीके से इसीलिए वो चाइना ब्लेम कर रहा है कि ये किसके फेवर में हो गया है, अमेरिका की स्ट्रेटजी की वजह से ये मना कर रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैंने वो मैप शायद मैं भूल गया, आप इतना बात जान के रखिए। ये क्या कहते हैं आपके कंट्रीज हैं कौन से, बाल्कन, और यहीं पे आप देख रहे होंगे तो ये जो इसी के जस्ट नीचे, मतलब इसके लिथुआनिया के जस्ट नीचे ही बाल्कन कंट्रीज आते हैं। पूरा एक मैप मैं भूल गया, आप नेट पे देख लीजिएगा उसके लिए। ठीक है, तो इस तरीके से बाल्कन कंट्रीज और बाल्टिक कंट्रीज के 17 मेंबर का समूह चाइना बना के रखा हुआ है, और इसी को हम लोग 17+1 कहते हैं, इसी को हम लोग CCEEC भी कहते हैं। अब क्वेश्चन पहला समझिए, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने चीन के 17+1 समूह को छोड़ दिया है? तो आंसर तो आपको मिल गया होगा, वो है लिथुआनिया। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, ये एक क्वेश्चन आपके लिए रख दिया है कि निम्नलिखित में से किन 3 देशों को बाल्टिक कंट्रीज कहा जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया था, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि अफगान शांति प्रक्रिया पूरी होने के बाद किस देश ने अमेरिका को हवाई जमीनी पहुंच देना जारी रखा है? ठीक है, तो अब ये एक बड़ा मतलब कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। यहां पे तो ये रखा गया है किसने जारी रखा है। ठीक है, तो अभी इस पे पूरी बातें आप समझेंगे, बात पाकिस्तान की ही हो रही है निश्चित तौर पे, लेकिन ये जो शांति प्रक्रिया है ये कहाँ की है पहले इसके बारे में समझते हैं। तो शांति प्रक्रिया का मतलब है, थोड़ी सी पीछे जाइए तो अफगानिस्तान में शांति जब से क्या कहते हैं वहां पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ है तब से जो है शांति प्रक्रिया के लिए अमेरिकी जो है सैनिक वो कहाँ पे रहते हैं, अफगानिस्तान में हजारों की संख्या में रहते थे। लेकिन अभी वर्तमान वहाँ पे जो अमेरिकी लोग थे जहाँ के सैनिक आए हुए थे वो इस बात का विरोध करने लगे कि इतने दिन से हमारे सैनिक जो है कहाँ पे हैं, वो अफगानिस्तान की उसमें हैं, उनको वापस बुलाया जाए। ठीक है ना, तो धीरे धीरे ट्रंप ने ये कहा था कि हम इलेक्शन तक सबको वापस बुलाने की प्रक्रिया चालू कर देंगे। तो अफगानिस्तान से जितने भी अमेरिकी सैनिक थे उनको धीरे धीरे विड्रॉ करने लगे। तो वर्तमान समय में अफगानिस्तान में लगभग 2500 सैनिक हैं, जो एक तरीके से देखे जाए तो हजारों की संख्या में पहले रहते थे। तो अब ट्रंप जो है, ट्रंप की ही नीति को बाइडेन भी इस बात पे राजी हैं कि हम धीरे धीरे क्या करेंगे, वहां से अपने सैनिकों को विड्रॉ करेंगे। देखिए एक बात समझिएगा कि जो देश के पॉलिसी होती है ना वो सरकार बदलने से नहीं बदलती है। देश की जो पॉलिसी है वो सरकार भले बदल जाए लेकिन देश की पॉलिसी कंटिन्यूअस उसी प्रक्रिया में चलती रहती है। कोई देश की मेन पॉलिसी से समझौता नहीं करता है। वही हाल है जैसे एनडीए की सरकार आ जाए, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, कोई भी होती है, लेकिन आप मान के चलिए जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं उनको तो फॉलो सभी के सभी को करना पड़ेगा ना। तो वही हाल हुआ कि अफगानिस्तान से विड्रॉ करना है सेना, किसको विड्रॉ करना है, तो वो विड्रॉ करेंगे अमेरिकी सैनिक। अब यहां पर एक बात आती है कि जब इस बात पे चर्चा होने लगी भाई कि अमेरिका से आप विड्रॉ कर ले रहे हो सैनिक, ठीक है, ये पेंटागन याद रखिएगा, पेंटागन अमेरिका का डिफेंस है। जैसे कि हमारे यहाँ रक्षा मंत्रालय होता है वैसे द पेंटागन को हम लोग क्या बोलते हैं, वहाँ का रक्षा मंत्रालय बोलते हैं। तो वहाँ पे चर्चा होने लगी अमेरिका में कि अगर आप अफगानिस्तान से पूरी सेना वापस ले लेते हैं तो अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया कैसे बनी रहेगी। तो यहाँ पे बहुत सारे जो मिनिस्टर्स बैठते हैं उनमें से कई मिनिस्टर्स ने कहा सर टेंशन की बात नहीं है, हमने पाकिस्तान से बात कर रखा है, ठीक है, कि वो हम अब वहाँ पे हमें डिफेंस बेस देंगे, वहाँ पर वहाँ से फ्लाइट उड़ाने की जगह देंगे, हम वहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं तालिबान को। ठीक है, आज के पेपर में ये एक नई खबर आई है, तालिबान ने पाकिस्तान को धमकी दे दी है कि देखो अमेरिका को बेस वेस मत देना। हालांकि मैं जिस खबर की बात कर रहा हूँ तो उन्होंने मंत्रियों ने कह दिया कि हम पाकिस्तान से सामंजस्य बना के रखे हैं और हम लोग क्या करेंगे, पाकिस्तान से नजर रख पाएंगे उस पर। ठीक है, पाकिस्तान क्या कहते हैं म्यूचुअल रिलेशन में हमारी मदद करेगा अफगानिस्तान में शांति बनाने रखने के लिए। भाई हम भारत वालों को क्यों परेशानी है इससे, भारत वालों को इसलिए परेशानी है कि भारत ने वहां पे संसद तो बना रखी है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और यहाँ पे ऐसे ही शांति प्रक्रिया हट जाएगी और लड़ाई झगड़ा चालू हो जाएगा, फिर से तालिबान मजबूत होता चला जाएगा, तो समस्या किसकी हो जाएगी, मतलब आतंकवाद मजबूत होता चला जाएगा, समस्या किसकी होगी, हमारी संसद खराब हो जाएगी, तो हमारा तो इन्वेस्टमेंट खराब हो जाएगा। तो हालांकि अमेरिका ने पाकिस्तान से बात की है ऐसा उन्होंने पेंटागन में कहा, लेकिन पाकिस्तान के जो मंत्री हैं
मतलब कि जाहिद हाफिज चौधरी साहब, इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि ऐसा तो हमने कहा नहीं। पाकिस्तान का ये पहले से ही वो है कि एक बार कहता हाँ करेंगे, उसके बाद कहता हम नहीं करेंगे। तो ये जाहिद क्या कहते हैं हाफिज, झूठ तो बोलते ही हैं, ठीक है। अब चलो क्या कमेंट करना, उस पर क्या बात करना ज़्यादा, लेकिन ये मंत्री जी हैं वहाँ के, उन्होंने क्या कह दिया है कि मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि हमारे साथ कोई भी ऐसा बेस की बात नहीं हुई है, और देयर इज नो यूएस मिलिट्री और एयर बेस इन पाकिस्तान, और यूएस की कोई मिलिट्री और बेस पाकिस्तान में है भी नहीं। ये भी ये क्लियर करना चालू कर दिए, क्योंकि देखो पाकिस्तान जो है वो केवल सरकार थोड़ी नहीं चलाती, पाकिस्तान तो वहाँ की सेना है, उनका दबाव है, वहाँ पे जो आतंकवादी हैं उनका भी अपना प्रेशर अलग होता है, ठीक है। तो चलिए अगर हम और आगे बढ़ते हैं, तो इन्होंने ही ट्वीट बहुत सारा कर डाला प्रेशर में आकर के कि देखो भाई पाकिस्तान और यूएस का फ्रेमवर्क भले है कोऑपरेशन का, लेकिन हम उनको कोई भी एयर बेस नहीं देंगे, ठीक है। अब पाकिस्तान ने ये मना कर दिया। अमेरिका के लोग कह रहे थे कि हम पाकिस्तान हमारी मदद करेगा, उन्होंने एक और क्या कहते हैं फॉरेन अफेयर्स के उससे लेटर इशू कर दिया। जबकि एक और चीज़ देखिए, वहाँ के जो क्या कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल साहब हैं, वैसे ही पाकिस्तान के जो सुरक्षा सलाहकार हैं मोहित डब्ल्यू यूसुफ जी, इन्होंने ट्वीट किया था जब अमेरिका की और पाकिस्तान की बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हमें खुशी है कि हमने और अमेरिका ने म्यूचुअल कंसेंट किया है कि हम उन्हीं के इंटरेस्ट में क्या करेंगे, क्या कहते हैं कोऑपरेट करेंगे, ठीक है। अब एक तरफ उन्हीं का क्या कहते हैं सुरक्षा सलाहकार कह रहे हैं कि हम हाँ कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं के मंत्री कह रहे हैं कि भैया हमसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हम नहीं जानते इन सब बारे में। हालांकि ये पाकिस्तान की नीति है, मतलब ऐसे झूठ बोलते रहते हैं। तो अब ये प्रश्न जो था उस बात को समझने की कोशिश करिए कि शांति प्रक्रिया होने के बाद किस देश ने अमेरिका की हवाई जमीनी देने का जारी रखा है, तो वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान तो यहाँ साफ साफ मुंह कर गया, ठीक है। चलिए क्या करना है भाई, देखा जाएगा आगे जो भी होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके लिए है, आपको तो पेपर देना है इसलिए जान के रखना है हर बातें। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि हाल ही में किसे सीबीआई का नया निदेशक नियुक्त किया है। बहुत ही जरूरी प्रश्न है, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, हम इसके डिटेल में आपकी बात करते हैं, ठीक है। जिन्हें नियुक्त किया गया है उसका आंसर है सुबोध जायसवाल जी, ठीक है। तो नियुक्त जिसे किया गया है वो कौन है, सुबोध जायसवाल जी हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं और भी क्या कहानी हुई है इसके बारे में, ठीक है। सुबोध जायसवाल एज न्यू सीबीआई डायरेक्टर मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे एक पेज फंसा, और वो पेज ये है कि अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट। यहाँ पे एक नया शब्द आया है अपॉइंटमेंट कमेटी। अभी हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट कमेटी होती क्या है और कितने लोगों से बनती है। तो उसने एक क्या कहते हैं रिकमेंडेशन दी हुई है कि सुबोध जायसवाल जो होंगे, जो कि महाराष्ट्र के 1985 बैच के आईएएस हैं, उन्हें सीबीआई का निदेशक नियुक्त किया जाएगा। 2 साल के लिए वहां के निदेशक रहेंगे। अब ये पूरी कहानी क्या है सुनिए। पहले सुबोध जायसवाल के बारे में 2-3 बातें जान लीजिए। ये महाराष्ट्र कैडर के थे, ठीक है। एन आईपीएस ऑफिसर एंड चीफ ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, मतलब सीआईएसएफ के चीफ भी थे, ठीक है। और ये सीबीआई में भी क्या कहते हैं अपॉइंटेड, अभी अपॉइंट किए गए हैं सीबीआई के डायरेक्टर के रूप में। और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, ठीक है। 1985 बैच के आईपीएस हैं, और ये कई बड़ी जगहों पे काम कर चुके हैं, जैसे डीजीपी महाराष्ट्र रह चुके हैं, ठीक है। इन्होंने क्या कहते हैं आईबी एंड रॉ में भी काम किया है। तो इतना विद्वान व्यक्ति, मतलब योग्य व्यक्ति जो है आपकी बार मैं ये नहीं कह रहा बाकी सब योग्य नहीं थे, लेकिन एक वेल क्वालिफाइड व्यक्ति को अपॉइंट किया गया है, किसके लिए, सीबीआई के निदेशक के लिए। नाम याद रखिएगा, बहुत ही जरूरी है, आपसे पूछा जा सकता है। अब ये कमेटी अपॉइंटमेंट के लिए जो आती है उसमें कितने मेंबर होते हैं इसकी बात आप जान लीजिए। एक तो सबसे पहले कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। उसके बाद जो विपक्ष का नेता होता है, ठीक है। अब किसी ने प्रश्न पूछा कि भाई विपक्ष नहीं होगा तो क्या करेंगे, तो विपक्ष अगर नहीं होगा तो फिर क्या कहते हैं जो सबसे बड़ी पार्टी होगी विपक्ष में उसका एक व्यक्ति कोई होगा, और तीसरा जो होगा वो सीजीआई होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, या कोई भी सुप्रीम कोर्ट का व्यक्ति जिसको कहा जाएगा कि भाई तुम जाकर के इस चीज को देख लीजिए, ठीक है। अब इसमें जो भी निर्णय हुए वो ये कहा गया भाई कि जिस भी व्यक्ति को सीबीआई का निदेशक नियुक्त किया जाए उसकी टेन्योर कम से कम 2 साल का होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज नियुक्त हुआ और 6 महीने बाद रिटायर हो जाए, तो बार बार फ्रीक्वेंट चेंजेस से अच्छा नहीं होता है। तो इसीलिए सीबीआई के निदेशक को कम से कम 2 साल की अवधि के लिए तो नियुक्ति होगी ही। तो जिनका टेन्योर 2 साल से कम बचा होगा वो पद पर नहीं जाएंगे, ठीक है। अभी इसके बारे में और बात करेंगे, लेकिन सीबीआई के बारे में थोड़ी सी चर्चा आप देख लीजिए। सीबीआई जो है, ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। कब बनी थी, 1963 में बनी थी। और ये सीबीआई जो है कमेटी, संथानम कमेटी की सिफारिश पर बनी थी। संथानम कमेटी 1962 में बनी थी, और उसी की सिफारिश पर जो है 1963 में कौन सी बनी है, वो सीबीआई बनी हुई है, ठीक है ना।
चलिए, अगर हम लोग और बात करें, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनता है, आप देख लीजिए। कई बार पूछ लिया जाता है आपसे सीबीआई किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ठीक है, पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है और आप गलत करके चले आते हैं। आप अभी बता दीजिए कमेंट करके सीबीआई किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मतलब MOH, या मिनिस्ट्री ऑफ क्या कहते हैं डिफेंस, या मिनिस्ट्री ऑफ पुलिस, या मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कोई भी 3-4 एग्जाम्पल ले लीजिए, और एक एग्जाम्पल वहां पे रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस, ठीक है, कार्मिक विभाग जिसे बोलते हैं। तो सही बात यही है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंतर्गत आता है, होम अफेयर्स के अंतर्गत नहीं आता है। कई बार ऐसी गलतियां स्टूडेंट करके चले आते हैं, ठीक है। तो इतना आप ध्यान रखेंगे कि सीबीआई जो होगा वो हमेशा क्या कहते हैं, हाँ जी। तो इसके बाद हम लोग अभी बात किए हुए थे संथानम कमेटी के बारे में। संथानम कमेटी जो है 1962 में बनी थी, 1962 में, और इसी की सिफारिश पर सीबीआई का गठन हुआ था, ठीक है ना। चलिए और आगे चलते हैं। और ये किसके अंतर्गत आती है मैंने आपको बताई दिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन के अंतर्गत आती है, ठीक है। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि किसी भी जो सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति होगी उसमें कम से कम कितने साल की मेन वो कर दी गई, कम से कम 2 साल उसके कार्य दिवस जो है 2 साल कम से कम रहने चाहिए। तो इसी के लिए 2 लोग ऐसे रहे जो उस नियम से बाहर हो गए, मतलब कि डायरेक्टर नहीं बन पाए। और वो कौन कौन से व्यक्ति हैं, राकेश अस्थाना जी हैं, ठीक है, जिनका रिटायरमेंट 31 अगस्त को था, और वाईसी मोदी जी हैं जो कि कहते हैं रिटायरमेंट 31 मई को हो रहे थे। चूंकि इनका समय 2 साल तक के लिए नहीं बचा था, इसलिए इनकी जगह पे फिर सुबोध जायसवाल जी को बनाया गया निदेशक। अब वो कितने साल के लिए रहेंगे, 2 साल के लिए, ठीक है। वर्तमान में आपके चीफ जस्टिस कौन है, ठीक है, जस्टिस रमन्ना जी, आप उनको याद रखिएगा, ठीक है। ये भी चीज़ आप पढ़ लीजिए, 1985 बैच के IPS ऑफिसर हैं और उन्हीं को ये चीज़ सीबीआई चीफ बनाया गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए। हाल ही में NGT ने बन्नी घास के मैदान में चरवाहों के अधिकारों को बरकरार रखा, ठीक है। तो अब ये बन्नी घास का मैदान कहाँ स्थित है, तो मैं आपको इसका बताना चाहूँगा। ये स्थित है जो है वो गुजरात में। आइए इसके बारे में सारी बातें पढ़ते हैं। बन्नी घास का मैदान जो है, NGT का मतलब नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, एक तरह से मानिए ये पर्यावरण की हाई कोर्ट है, ठीक है। जैसे पर्यावरण के बारे में उसकी सुरक्षा के लिए ये बहुत सारे रेगुलेशंस लाती रहती है और उस पर पाबंदियाँ, और क्या कहते हैं, अक्सर क्या होता है ये पाबंदियाँ लगाती है कि ये नहीं करना है मनुष्य को, ये नहीं करना है। पहली बार जानवरों के लिए इन्होंने कहा है कि नहीं, आप पाबंद मत लगाइए, पाबंदी मत लगाइए, उनको चरने दीजिए उस ग्रासलैंड पे। तो ये ग्रासलैंड गुजरात में स्थित है, ठीक है। बन्नी ग्रासलैंड के बारे में अगर हम आपको बताएं तो बन्नी ग्रासलैंड जो है एशिया का सबसे बड़ा, लार्जेस्ट जो है वो ग्रासलैंड है, ठीक है। ये कहाँ पे है, रन ऑफ कच्छ के, मतलब गुजरात में रन ऑफ कच्छ जो है उसी के पास पड़ता है, ठीक है। चलिए मैं आपको और दिखाता हूँ। ये कुछ देखने में ऐसा लगता है, आपके मन में आ रहा होगा सर ऐसा लगता है तो चरने यहाँ पर कैसे जानवर जाते होंगे। तो मेरे बच्चे आगे देखोगे तो ये ऐसा भी हो जाता है बाद में, ठीक है। मतलब ऐसे ये घासें हो जाती हैं जहाँ पे चरवाहे जो है अपने गाय भैंस या जितने मवेशी होते हैं उनको लेकर के जाते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे ही मवेशी जो है आपको अक्सर देखने को मिल जाएंगे गुजरात और राजस्थान के एरिया में, ठीक है। तो ये जो मवेशी हैं जो क्या कहते हैं नोमैडिक होते हैं, नोमैडिक का मतलब जिनका घर नहीं है, ऐसे घूमते रहते हैं, ठीक है। और चरवाहे होते हैं मान लीजिए, और ये क्या कहते हैं गुजरात के भी जगह पे होते हैं, ये राजस्थान में भी होते हैं। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो जनजाति कौन सी किस नाम से जाने जाते हैं, मालधारी। तो आपसे कभी कभी पूछ लेगा, हो सकता है मालधारी क्या है, तो मालधारी के मन में ऐसा कुछ नहीं कि जिसके पास बहुत सारा माल हो वो मालधारी होगा। मालधारी का मतलब यहाँ पे माल से है, मवेशी से, मतलब जानवरों से। तो जानवर जिसके पास होंगे, धारण करेगा, धारी मतलब जिसके पास होंगे उसे मालधारी कहा जाता है। तो जिनके पास मवेशी होते हैं उन्हें ही मालधारी कहा जाता है, ठीक है। ये यूजुअली गुजरात में रहते हैं, ठीक है। इनके और भी रीजन्स के अंतर्गत मैं आपको ये बता सकता हूँ कि भाई ये राजस्थान के एरिया में भी पाए जाते हैं, ये मध्य प्रदेश में भी पाए जाते हैं, ठीक है, और गुजरात में भी, ठीक है। आप ये देख सकते हैं इसको पढ़ने के लिए कि ये डिसेंडेंट्स नोमैड्स हैं जो पीरियडिकली केम फ्रॉम नेबरिंग राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड अदर पार्ट्स ऑफ गुजरात, ठीक है ना। फाइनली सेटल्ड इन बन्नी ग्रासलैंड, जो अभी कहाँ पे सेटल हो गए हैं, बन्नी ग्रासलैंड में। बन्नी ग्रासलैंड में क्या होता है, जानवरों के लिए चारा मिल जाता है आसानी से, ठीक है। अब NGT के बारे में थोड़ी सी बात आप देख लीजिए। NGT जो है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, जो मैंने अभी आपको कहा पर्यावरण के लिए क्या है, हाई कोर्ट के रूप में काम करती है, जिसे 2009 में गठित किया गया, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये क्या कहते हैं 2010 में लागू हुई, मतलब
2010 में से ये प्रभाव में है। इसका मेन काम क्या है, इसके बारे में भी दिया गया है कि ये ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 के द्वारा जो बनी हुई है, ठीक है, इसके अंतर्गत जो इसके काम है इस पर भी आप देख सकते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, आप इसको यहाँ भी पढ़ सकते हैं कि ये ग्रीन ट्राइब्यूनल क्या करती है, चीज़ों को, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के बारे में बात करती है, ठीक है। चलिए, ये जो ग्रीन ट्राइब्यूनल है इसके निर्णय को भी चैलेंज किया जा सकता है, जिसे हम अपीलेट न्यायालय बोलते हैं, उसको भी ग्रीन ट्राइब्यूनल ही बोलते हैं, लेकिन ये उससे ऊंची ऊपर की बेंच होती है। ग्रीन ट्राइब्यूनल के 4 जगह अभी पीठ है, एक तो भोपाल में, दूसरे पुणे में और तीसरी कोलकाता में और चौथी चेन्नई में, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे लोकेशन वहाँ पे दिया गया बन्नी एरियाज के बारे में। यहाँ पर रन ऑफ कच्छ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो रन ऑफ कच्छ के पास में ही बन्नी ग्रासलैंड पड़ता है, जो कि गुजरात के एरिया में है, ठीक है। अब ये चीज़ जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है वो क्या करती है, 6 महीने के भीतर जो है वो किसी भी निर्णय को दे देती है, और उसने यह चेतावनी भी दी है कि 6 माह के अंदर जो है बन्नी ग्रासलैंड के मैदानों को अतिक्रमण हटा दिया जाए, और उसमें जो चरवाहे रहते हैं ना, उनका क्या कहते हैं, ये देखिए दिया हुआ मालाधारी समुदाय, जिनका मतलब जीवन जो है, उनके मवेशियों का जीवन उस चारागाह पर रहता है, तो उसे खोल दिया जाए, उसे बंद मत किया जाए, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसके अंतर्गत आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में भगौड़ा, मेहुल चौकसी एंटीगुआ और बरमुंडा से लापता है, वह किस घोटाले के दोषी पाने से पहले भारत से भाग गया था। तो आप सारे लोग जानते हैं, बड़े फेमस लोग हैं ये लोग, ठीक है। तो इतने फेमस हैं कि आप इसे आसानी से जान सकते हैं। ये कौन सा घोटाला था, पीएनबी घोटाला था, जिसमें नीरव मोदी जी और क्या कहते हैं मेहुल चौकसी, नीरव मोदी जो कि यूके में वर्तमान में हैं, लगातार उन पे वाद प्रतिवाद कर रहे हैं, यूके गवर्नमेंट से नेगोशिएट कर रहे हैं कि वो जल्दी ही हमें उन्हें सौंप दे, ठीक है। हम लगातार उस पर केसेस पे बात भी कर रहे हैं, नेगोशिएशन चल रहा है, ठीक है, प्रत्यर्पण करवाने के लिए उनका। लेकिन इनकी जो फोटो आप देख रहे हैं, मेहुल चौकसी जी हैं, ये नीरव मोदी जी के चाचा जी हैं, ठीक है, और ये भी इस स्कैम में थे और ये लगातार भाग रहे थे। तो जब भारत सरकार को ये पता लगा कि क्या कहते हैं ये एक आइलैंड पे हैं, ठीक है, तो उस आइलैंड के जो गवर्नमेंट है वहाँ से बात की गई और कहा गया भाई आप क्या कर लीजिए, उनको वापस भेज दीजिए भारत। तो वहाँ की सरकार ने कहा कि एकदम टेंशन नहीं लीजिए। ये देखिए एंटीगुआ आप देख रहे होंगे, एंटीगुआ में ये वर्तमान में जब पता चला कि वहाँ पे हैं, तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम जो है इन्हें भेजेंगे, ये किसी वैल्यू के हमारे नहीं है, मतलब हम इनको सुरक्षित नहीं करना चाहेंगे। अब मैं थोड़ी सी बात बताता हूँ, इनके पास पैसा तो था ही, तो ये कहीं भी आइलैंड पे जाकर के पैसा वैसा दे करके, किसी भी छोटे छोटे इतने सारे आइलैंड हैं कि वहाँ पे जाकर के आप कह सकते हैं कि लो इतना रुपया ले लो और यहाँ पे सारी सुरक्षा का प्रावधान कर दो। तो छोटे छोटे जो आइलैंड्स है वो कहीं ना कहीं इस तरह से बिक जाते हैं और वो आपको सुरक्षा भी देते हैं, रहने सहने का भी देते हैं। तो आपके मन में होगा सर ये अगर एंटीगुआ को मेहुल चौकसी वहाँ पे रहते थे और वहाँ की पुलिस ही सुरक्षा करती थी, तो आज ये क्या कहते हैं उसको पकड़वाने की बात क्यों कर रहे हैं, कोऑपरेट करने की बात क्यों कर रहे हैं। तो मेरे बच्चों ध्यान रखना, सबसे बड़ी चीज़ होती है और वो है जीवन, जान। तो जान बचाने के लिए मोदी जी ने क्या भेजा था, मोदी जी ने यहाँ पे वैक्सीन भेजी हुई थी। तो वैक्सीन भेजने देखिए एंटीगुआ के प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट है वो क्या कर रहे हैं, सॉरी प्राइम मिनिस्टर है, वो थैंक कर रहे हैं किसको, मोदी जी को। तो इसी कोऑपरेशन की वजह से बहुत सारे लोग इस बात पे भी बड़ा विवाद कर रहे हैं कि मोदी जी जो है वैक्सीन को बेच दिए हुए हैं। तो देखिए इन सब का ये बेनिफिट है कि जो दूसरे देशों से हमें कुछ और तरीके का भी कोऑपरेशन मिलता है। हमारे पास कुछ था तो हमने उनको दे दिया, मदद कर दिया, और उसी वजह से एंटीगुआ जो है उसके प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम उसे सरेंडर करवाएंगे, हम उसकी खोज करवाएंगे। इस बात से डर गए मेहुल चौकसी जी और वो वहाँ को छोड़ करके दूसरे उसी के जस्ट बगल एक टापू है, उस टापू पे चले गए। और उस टापू पे जाने के बाद लगातार क्या कहते हैं, अभी खबर है कि उनको क्या कहते हैं वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इसके बारे में और न्यूज़ आएगी तो हम आपको बताएंगे। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा कि ये जो मेहुल चौकसी हैं वो कौन है, किस घोटाले से पड़े हुए थे। एक बात मैं आपको समझाता हूँ कि जब कभी हमारा कोई भी व्यक्ति विदेश चला जाता है किसी अपराध करने के बाद, तो हम विदेशों से एक अग्रीमेंट रखते हैं और वो अग्रीमेंट जो है वो प्रत्यर्पण अधिनियम के अंतर्गत आता है, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज़। तो हमने बहुत सारे देशों से ना, देख रहे हैं इतने सारे देश हैं जिनमें एंटीगुआ नहीं है एक्चुअली, इतने सारे देश हैं जिनके साथ हमने प्रत्यर्पण संधि कर रखी है। मतलब कि अगर हमारा कोई भी व्यक्ति भगौड़ा वहाँ पे जाता है, अपराधी है, तो उसको वो लोग
नियमानुसार वहाँ से हमारे देश भेज देंगे। ठीक है, तो मैंने कहा ना एंटीगुआ क्यों तैयार हो गया, क्योंकि हमने उसको वैक्सीन सप्लाई की थी और इस वजह से वो सॉफ्ट पावर की वजह से हमारे साथ जुड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है एक्सट्रैडिशन क्या है, एक ट्रीटी है, अग्रीमेंट है, अरेंजमेंट है, किसके लिए, फॉरेन स्टेट के साथ। ठीक है, जो भगौड़े होते हैं उनको सरेंडर करवाने के लिए। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्येक वर्ष बैसाख उत्सव निम्नलिखित में से किस धर्म द्वारा मनाया जाता है? तो सबसे पहली बात, अगर अभी हम आपको कह दें बुद्ध पूर्णिमा तो आप तुरंत जान जाएंगे। बैसाख उत्सव जो है वो बुद्ध पूर्णिमा को ही कहा जाता है और ये किसके द्वारा मनाया जाता है? बुद्धिस्ट मतलब बौद्ध धर्म के द्वारा मनाया जाता है। अभी आप देख सकते हैं ये शायद थोड़ा सा जगह बदल गई है स्लाइड की। ठीक है, ये मेहुल चौकसी वाले का एक्सप्लेनेशन था। ठीक है, तो बुद्ध क्वेश्चन दोबारा आ गया है। तो ये अभी क्या हुआ, मोदी जी ने जो कि कहते हैं वर्चुअल मीटिंग हुई थी वैशाख डे पे। वैशाख डे का मतलब बुद्ध पूर्णिमा पे। ठीक है, तो बुद्ध पूर्णिमा को और किस नाम से मनाया जाता है? वैशाख डे के नाम से मनाया जाता है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ऐसा सेलिब्रेट किया है। ये जो सेलिब्रेशन हुआ है वो होस्ट उसका कौन रहा है? दिल्ली। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। अब बुद्धिज़्म के बारे में, चूंकि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है तो बुद्धिज़्म के बारे में थोड़ी सी बात जान लेते हैं। गौतम बुद्धा, ठीक है ना, जिनका जन्म किसके नाम से हुआ था? ठीक है, गौतम बुद्धा जो कि सिद्धार्थ के नाम से इनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी नामक जगह पे हुआ था 567। ठीक है, बीसी में हुआ था। ठीक है, कपिल वस्तु, लुम्बिनी मतलब कपिल वस्तु में ही पड़ती थी। ये शाक्य उसके वंश के थे। 16 वर्ष की आयु में इनकी जो क्या कहते हैं शादी होती है, वो यशोधरा नाम की मतलब प्रिंसेस से होती है। और ये कुछ सीन देख करके, जैसे मैंने आपने पढ़ा होगा ये सब चीज़ें, ओल्ड मैन, डिजीज्ड मैन, एक मुर्दे को देख करके ये इनके मन में बड़ी उथल पुथल हो जाती है और ये 29 वर्ष में घर छोड़ देते हैं और सत्य के खोज में लग जाते हैं। 35 वर्ष की उम्र में इन्हें एनलाइटमेंट प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है बोधि वृक्ष के नीचे। और जो ज्ञान प्राप्ति को बोला जाता है उसे निर्वाण प्राप्त बोला जाता है। महापरिनिर्वाण अलग है, निर्वाण का मतलब ज्ञान है। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं, 35 वर्ष में ज्ञान प्राप्त हुआ और इन्होंने अपने पहला जो भाषण दिया, पहला जो सरमन दिया, पहला जो उपदेश दिया वो कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था, वाराणसी में। इनकी मृत्यु 80 साल पे होती है कुशीनगर में। ठीक है, तो लुम्बिनी में पैदा हुए थे, कुशीनगर में इनकी डेथ हो गई थी। इनकी 8 इनकी शिक्षाएं थी जिसे हम 8 फोल्ड पाथ बोलते हैं। गौतम बुद्धा का राइट व्यू, ठीक है, राइट रिजॉल्व, राइट स्पीच, तो ये 8 जो हैं वो इनके पाथ हैं जो बौद्ध धर्म में दिए गए हैं। बौद्ध धर्म से बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, उनके कुछ सिंबल्स हैं उनके लाइफ से रिलेटेड। तो जैसे बुद्धा जी के जो ग्रेट इवेंट्स हुए थे उनके लिए कौन सा सिंबल यूज़ किया जाता है? ठीक है, अगर आपको मेरा फेस नहीं दिख रहा है तो प्लीज़ ऐसी मतलब बुरा मत मानिएगा, मान भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लाइट नहीं है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। जन्म को किससे दिखाते हैं? तो लोटस से दिखाते हैं। महाभिनिष्क्रमण का मतलब है जब वो घर से ज्ञान की तलाश में बाहर निकलते हैं, ठीक है, संन्यास के लिए, तो उसको घोड़े से दिखाते हैं। निर्वाण का मतलब है ज्ञान प्राप्ति, बोधि वृक्ष उसका सिंबल है। पहला उपदेश जो दिया था उन्होंने, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहते हैं, जिसका सिंबल व्हील है, चक्र है। महापरिनिर्वाण मतलब डेथ जो थी उसका सिंबल कौन है? स्तूप है, स्तूपा। ठीक है, ये ऐसे कुछ स्तूपा होता है। स्तूपा की और भी इमेज हमने आपके लिए ले रखी है, अभी आगे चल के मिल जाएगा। बौद्ध धर्म से एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न बनता है उसकी बुद्धिस्ट काउंसिल से। तो आज तक हमारे यहाँ कितने काउंसिल हुई हैं? 4 काउंसिल हुई हैं। पहली काउंसिल जो हुई है जिसको अजातशत्रु ने करवाया था, कहाँ पे हुआ था? राजगृह में हुआ था। इसके चेयरमैन कौन थे? तो महाकश्यप जी थे और ये 483 बीसी में हुई थी। ठीक है, सेकंड जो था वो कालाशोक के समय में हुआ था, वैशाली नामक जगह पे हुआ था और सबा कमी जो थे वो उसके चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे। थर्ड जो थी अशोका के समय में हुई थी, पाटलिपुत्र नामक जगह पे, और मुंगली पुत्रा जो है उसके अध्यक्ष रहे और 250 बीसी में हुई थी। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा पूर्व। और कनिष्का के समय में चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कश्मीर में, कुंडलवन में, और वसुमित्र जो थे इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। ये चारों में से कई बार प्रश्न पूछा जाता है, हम इसको एक करके भी याद रख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये चारों बुद्धिस्ट काउंसिल का समय किसके समय में हुआ था, कौन अध्यक्ष हुआ था ना, ये बहुत बार प्रश्न पूछ लिया जाता है।
आप इसको भी देख लेंगे। इसके बाद बौद्ध धर्म बढ़ गया था, आप इसको देख लीजिएगा, कभी बौद्ध धर्म के बारे में अलग से पढ़ेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। त्रिपिटक उनके शिक्षाओं का समूह है, ठीक है। विनय पिटका, सुत्त पिटका और अभिधम्म पिटका, ये किससे जुड़ी हैं? बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री ने बुद्ध पूर्णिमा पर वर्चुअल वैशाख महोत्सव को संबोधित किया था, ठीक है। वैशाख महोत्सव का क्या है? बुद्ध पूर्णिमा ही है, एक तरीके से उसका नाम है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और ये प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने हाल ही में लगभग 9 देशों में वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है। अब ये वन स्टॉप सेंटर कौन सा होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, तब आएंगे हम लोग किस देश में वो किया। वन स्टॉप सेंटर जो है वो बेसिकली क्या है? एक ऐसी जगह है जहां पर अगर महिलाओं को कोई समस्या होती है तो उनको हर तरह की मदद की जाएगी, चाहे वो लीगल हो, चाहे इमरजेंसी रिस्पॉन्स हो, और चाहे हम क्या कहते हैं एफआईआर से रिलेटेड हो, शेल्टर के लिए हो, ठीक है, कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी हो, सोशल काउंसलिंग हो, मेडिकल सपोर्ट हो, कुछ भी होगा तो उनकी मदद, तो हर तरह से वन स्टॉप सेंटर में मदद की जाएगी। ऐसे कितने सेंटर खोलने की बात हुई है? ऐसे 9 सेंटर खोलने की बात हुई। कहाँ कहाँ? कुवैत, ओमान, बहरीन, यूएई, कतर, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। ये सारे देश हैं जहां पर हम लोग वन स्टॉप सेंटर खोलेंगे। तो जो देश इसमें से मैच करेगा वही इसका उत्तर होगा। और यहाँ पे देखेंगे तो कहाँ पे कौन सा देश हिस्सा नहीं है ना, तो अब आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसे कनाडा भी है, कुवैत भी है, ओमान भी है, ठीक है। तो आपके पास जो यूएसए है वो इसका हिस्सा नहीं है, तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? यूएसए हो जाएगा, ठीक है। और इसके आगे हम लोग बढ़े क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें कहा गया है हाल ही में भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल द्वारा किस राज्य में लुप्त प्राय अफ्रीकी वायलेट पौधे की खोज की गई है। आपको ये समझ आ रहा होगा कि ये अफ्रीकी वायलेट पौधा है जो अफ्रीका में विलुप्त हो चुका है, मतलब वहाँ पे अब नहीं है, उसकी प्रजाति वहाँ पाई जाती थी। तो भारत का एक राज्य है मिजोरम, जहाँ पर अनुसंधान जो भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान भोपाल है उसके द्वारा मिजोरम में उस पौधे को प्राप्त किया गया है, उसकी खोज की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया भी गया है कि न्यू स्पेसीज ऑफ अफ्रीकन वायलेट प्लांट। तो वायलेट कलर का ये जो प्लांट है ये मिजोरम में पाया गया है। कैसा ये प्लांट दिखता है? कुछ ऐसा दिखता है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, वायलेट कलर का। और ये प्राइमरली अफ्रीका में पाया जाता था, लेकिन अभी वर्तमान में मिजोरम में मिला है। इसका नाम देखिए लिखा है डिडिमो कार्पस विकी फिमकाई। अगर आपको याद हो सकेगा तो याद कर लीजिएगा, अदरवाइज आप देखिएगा किस राज्य में, तो मिजोरम के राज्य में ये पाया गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इतनी बातें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। चलिए लाइट आ गई है तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कहा गया है हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने वन गुर्जरों के खाना बदोश जनजाति के परिवार की उपेक्षा और मजबूर करने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की है। मतलब कि आपको यह समझना पड़ेगा कि ये गुर्जर होते कौन है, ठीक है, और ऐसी किस राज्य, कौन सा राज्य है जिसने इनको मजबूर करने के लिए क्या किया हुआ है, वो आलोचना की हुई है। तो आइए इसके पूरे खबर को समझते हैं। तो हाल ही में उत्तराखंड सरकार है जिसमें गुर्जर जो जनजाति है उसको एक तरीके से ये कहा जाए कि जो जानवर होते हैं वो लोग भाई एक तरीके से जानवर को अपना चराते वराते रहते हैं इधर उधर, तो वहां पे जंगलों में चराने से राज्य ने मना कर दिया, हरियाणा राज्य ने मना कर दिया, ठीक है। इसलिए मना कर दिया कि राज्य कहता है कि भाई वहां पे जंगल में और सारे जनजाति वो जानवर रहते हैं, और अगर ये गुर्जर जनजाति वहां पे जाएगी जानवरों को लेकर के या घूमेगी तो कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, क्या बोल सकते हैं, कोविड-19 उनमें भी फैल सकता है, ठीक है। तो ये एक मेन कारण था जिसकी वजह से हरियाणा ने गुर्जर जनजाति पर प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है, और उनकी उपेक्षा कर दी है। तो इसका आंसर तो कौन हो जाएगा? उत्तराखंड सरकार हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद ये चीज दिया गया गुर्जर जनजाति कौन है, तो गुर्जर आर नोमैडिक ट्राइब्स इनहेबिटिंग इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज। तो हिमालय के निचले स्तर फुट हिल्स पे रहते हैं, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, ठीक है। दे आर बफेलो हर्डर्स, ठीक है ना, ये भैंस पालते हैं, और दे आर अमंग द ट्राइब्स हु आर लिविंग और हैव लिव्ड इन डीप डिपेंडेंस वाइल्ड हैबिटेट्स। मतलब एक तरीके से इनको जंगलों में जाने से प्रतिबंधित कर दिया था उत्तराखंड सरकार ने, जिसके लिए हाईकोर्ट ने बड़ी आलोचना की है इसकी, ठीक है ना। चलिए ये गुर्जर जनजाति के बारे में देखेंगे, ये यहाँ तक ऐसे फैले हुए हैं इस गुर्जर क्या कहते हैं मतलब एरिया में, ये कहाँ से आए हुए हैं इसके बारे में ये दिया गया। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, गुर्जर प्रतिहार वंश जो एक हुआ करता था उनके एंसेस्टर्स माने जाते हैं ये, ठीक है। हालांकि चलिए आज क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा ले लिए गए हैं तो थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टाइम पे ही ख़त्म हो जाए, तो और हम आगे बढ़ते हैं। ये क्या कहते हैं आपके लिए
क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मतलब आईआईटी ने एक स्मार्ट विंडो बनाई है। स्मार्ट विंडो बनाई है, कौन सी ऐसी आईआईटी है जिसने स्मार्ट विंडो डेवलप की है। तो यहीं पर आप देख लेंगे, उसका आंसर तो आपको मिल ही गया होगा, आगे भी लिखा है ए है, मतलब कि आईआईटी गुवाहाटी। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से आईआईटी के बच्चों ने एक क्या कहते हैं स्वचालित रूप से नियंत्रित एक स्मार्ट विंडो बनाया। तो स्मार्ट विंडो में एक्चुअली हो क्या रहा है आप समझिए। स्मार्ट विंडो में ऐसे समझिए, जैसे विंडोज लगती हैं दीवार वहाँ पे घरों पे, तो लाइट ज़्यादा आने पे क्या होता है कि लाइट ज़्यादा आने पे धूप की वजह से गर्मी ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे दिया है अगर लाइट बहुत माइल्ड सी है तो वो पूरी अंदर प्रवेश कर जाएगी, नॉर्मल विंडो की तरह ट्रीट करेगा। लेकिन जैसे ही लाइट बहुत तेज हुई, मतलब कि गर्मी बहुत तेज हुई, तो ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करना चालू कर देगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली जो है रिफ्लेक्शन चालू हो जाएगा और इस तरीके से गर्मी से चीज़ें बच पाएंगी। बहुत माइल्ड सी लाइट अंदर जाएगी, मतलब अंदर रोशनी भी रहेगी और साथ में हीट नहीं जा पाएगी। तो इसी को हम लोग स्मार्ट विंडो कहते हैं, जिसको कि आईआईटी गुवाहाटी के सदस्यों ने मतलब लड़कों ने वो किया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, आयुष क्लिनिक किस रिपोजिटरी पोर्टल और आयुष संजीवनी ऐप का तीसरा संस्करण आज लॉन्च किया गया है। तो एक बात तो क्लियर है कि आयुष संजीवनी ऐप जो है वो पहले भी चलता था, आज इसका तीसरा क्या कहते हैं संस्करण लॉन्च हुआ है। तो बेसिकली देखा जाए तो अगर हम आयुष से देखें तो आयुष मंत्रालय आपको याद आ जाएगा। तो आयुष मंत्रालय के वर्तमान में जो देख रेख करने वाले हैं वो कौन है, श्रीपद येशो नाइक साहब हैं। लेकिन स्वास्थ्य के कारणों से वो जो हैं अपने भार को मतलब अपने दायित्व को नहीं कर पा रहे हैं और वर्तमान समय में उसका कार्यभार कौन देख रहा है, किरण रिजिजू, जो कि आपके स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं। तो इन्होंने ही, किरण रिजिजू ने ही क्या किया है, तीसरा पोर्टल लॉन्च किया है आयुष्मान संजीवनी का। ठीक है, यहाँ पे दिया भी गया है कि आयुष इज श्रीपद यशो नाइक, बट नाउ द एडिशनल चार्ज ऑफ दिस मिनिस्ट्री वॉज गिवन टू स्पोर्ट मिनिस्टर किरण रिजिजू। और इन्होंने ही तीसरे पोर्टल, आयुष मंत्रालय का तीसरा पोर्टल, मतलब कि आप देख सकते हैं कि आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी पोर्टल और आयुष संजीवनी ऐप का तीसरा संस्करण लॉन्च किया। आपसे पूछा जा सकता है किसने लॉन्च किया, तो किरण रिजिजू ने, केंद्रीय मंत्री। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पेन के टॉप प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इसका उत्तर है अमर्त्य सेन को। ठीक है, टॉप प्रिंसेस स्पेन का, जैसे अपने यहाँ का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भारत रत्न है, वैसे स्पेन का जो है वो टॉप प्रिंसेस अवार्ड किसको दिया गया, अमर्त्य सेन को दिया गया। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ऐसा क्यों दे दिया गया। ठीक है, अमर्त्य सेन वही व्यक्ति हैं जिनको क्या मिला था, इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, इनको स्पेन का भी पुरस्कार क्यों मिला, वो एक बुक के लिए मिल रखा है और वो बुक का नाम क्या है, पॉवर्टी एंड फेमाइन। ठीक है, इसी बुक के आधार पर इनको सिलेक्ट किया गया। और कौन सा व्यू है आप देखेंगे तो आपको लगेगा, इनका व्यू था कि हंगर इज नॉट रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ फूड, मतलब जो गरीबी होती है वह खाने की कमी से नहीं होती। भाई ये तो सबको भाई नॉर्मल सा आपके मन में आ रहा होगा, खाना नहीं होगा तो गरीबी कैसे, भूखमरी, सॉरी गरीबी नहीं, भूखमरी की बात करें। भूखमरी जो है वो खाने की कमी से नहीं होता। आप कहोगे सर कैसे मजाक कर रहे हो, खाना नहीं होगा तभी तो भूखमरी होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अमर्त्य सेन ने कहा हुआ है। उन्होंने कहा है कि भूखमरी जो है वो खाने की कमी से नहीं होती, बल्कि उसके जो असमान वितरण होता है कि किसी को ज़्यादा और किसी को कम दे दिया जाता है, इसकी वजह से भूखमरी होती है। आपके मन में होगा सर बहुत ही कॉमन सा बात है, ये तो हम लोग भी सोचते हैं। हाँ आप सोचते हैं, लेकिन अगर आपने कह दिया होता तो आपको भी स्पेन का अवार्ड मिल जाता। लेकिन कि इन्हीं के बुक में से इनके जो थॉट थे, इसी थॉट के लिए जो है उनको स्पेन का ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो क्लियर हो गया, स्पेन का टॉप प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियन अवार्ड किसको दिया गया है, वो अमर्त्य सेन जी हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये उन्हीं के बारे में दिया गया है। ठीक है, इनको 1998 में नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है ना, 6th इंडियन, पहले कौन से थे, गीतांजलि के लिए इसको मिला हुआ था। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने संपत्ति के नुकसान की वसूली। ये देखो बाबा जी की राह पर ये भी चल रहे हैं। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 2010 की शायद कहानी है, जहाँ पे 2010 नहीं 2018 या जब भी रही हो, आई एम फॉरगेटिंग, शायद मैंने लिया भी होगा, वेट मोमेंट, 2020 में एक्ट में ये जब सीए चल रहा था
तो उसके प्रोटेक्ट में जितने भी लोग सरकारी चीज़ों को नुकसान पहुंचाते थे, तो हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री ने क्या कहा था कि भाई उनसे ही रिकवरी करवाई जाएगी। अगर तुम्हारे पास रिकवरी पैसे नहीं है तो तुम्हारी संपत्ति कुर्क की जाएगी। अगर मान लो तुम्हारे पास संपत्ति भी नहीं है तो जिसने तुम्हें कहा था उत्पाद करने के लिए उसकी संपत्ति से हर्जाना भरा जाएगा। तो यूपी के तर्ज पे ही चलते हुए हरियाणा की सरकार ने यह नियम निकाल दिया है कि अगर भैया हरियाणा की कोई भी संपत्ति को, पब्लिक प्रॉपर्टी को अगर आप नुकसान पहुंचाते हैं तो आपको ही देना पड़ेगा। तो रिकवरी ऑफ डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट किस सरकार ने हाल ही में लॉन्च कर दिया है? वो हरियाणा सरकार के राज्यपाल ने, एस.एन. आर्या साहब हैं उनके राज्यपाल, ठीक है, जिसका आप देख सकते हैं कि जिनका पूरा नाम सत्यदेव नारायण आर्य है, ठीक है। तो इन्होंने इस बात को क्या दे दिया, मंजूरी दे दिया कि भाई अगर आप गलती करेंगे तो आपसे ही, ये देख रहे हैं आप ऐसे तोड़फोड़ कर रहे हैं तो ऐसे तोड़फोड़ करते हैं। जैसे मान लीजिए एक बस है, खाली बस है, ठीक है, अगर आप उसको लगा देते हैं, आग लगा देते हैं तंगे में, तो फिर आपकी पहचान हो जाएगी, तो आपसे उतनी बस का पैसा वसूला जाएगा। आप नहीं दोगे तो फिर आपका लीडर देगा, आपकी संपत्ति कुर्क होगी ना। तो ऐसे यूपी जैसा हरियाणा ने भी ये प्रारंभ कर दिया है। क्या क्या की पॉइंट है वो दिया गया है कि कंपनसेशन देना पड़ेगा, जो मैंने आपको बातें बताई वही है, ठीक है। कहा गया राज्य में किसी भी सरकारी या निजी संपत्ति की रक्षा करना राज्य की जिम्मेदारी है, इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा कि हम ऐसा अधिनियम ले आ रहे हैं, ठीक है। बढ़िया है भाई, आप उपद्रवियों को ऐसे ही रोक सकते हैं। आप उपद्रवी को अगर ऐसे ही सह देते रहेंगे और कोई एक्ट नहीं बनाएंगे तो फिर उनके पास सबसे बड़ा काम होता है तुरंत सबसे पहले सरकारी प्रॉपर्टी को ही नुकसान लगाते हैं, जो कि नागरिकों के पैसे से आता है। तो निश्चित ही कुछ ना कुछ अधिनियम होना चाहिए और आई अप्रिशिएट इट, ठीक है। यहाँ पे डैमेज टू प्रॉपर्टी एक्ट यूपी ने तो लागू ही किया था, और बल्कि किसने, हरियाणा ने भी लागू कर दिया। हरियाणा के बारे में छोटी सी जानकारी आप देख लीजिएगा, उसकी राजधानी कहाँ है और उसके क्या कहते हैं राज्यपाल कौन है, इस समय मुख्यमंत्री कौन है, लोकसभा में सीटें, राज्यसभा में सीटें, और हरियाणा का जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई, ठीक है, आने वाला है। अभी कुछ दिन बाद हम लोग मनाएंगे भी विश्व तंबाकू निषेध दिवस, लेकिन ये जो मैं खबर आपको बता रहा हूँ ये बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पे एक अध्ययन प्रकाशित किया गया था, ठीक है ना। किसने प्रकाशित किया है? ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज ना, एक अध्ययन प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत जो है वो दूसरे स्थान पर है। चलो थोड़ी बहुत शर्मिंदगी कम हो सकती है कि हम पहले स्थान पर नहीं हैं, हम दूसरे स्थान पर हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा विषय नहीं है। आप तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं 31 मई को, और आपके जितने भी, बड़ी हैरानी वाली बात आई है कि जो 24 साल के नीचे लोग हैं ना, ऐसे मैक्सिमम लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, ये देखो यहाँ पे दिया गया 89%, ठीक है, वो 25 एज के नीचे वाले स्मोकिंग करते हैं, ठीक है। भाई बचा लो, ज़िंदगी आपकी कीमती है ना, ऐसे ये सब कुछ और भी खा लिया करो, जूस वूस पी लिया करो, लेकिन ये सिगरेट पीना उचित नहीं है। बाकी आपकी मर्जी भाई, आप जैसा कर रहे होंगे, मानना होगा तो मान ही जाएंगे, ठीक है। ये बहुत ही नुकसानदेह है, आपका जीवन बहुत बहुमूल्य है, ठीक है, इसे समझिए। तो ये जो खबर आई है उसमें कहा गया है कि 89% जो है वो एडिक्टेड अंडर 25 ना। ये देखिए यहाँ पे एक और आंकड़ा आपके सामने रखा जा रहा है कि जो स्मोकर्स हैं ना 15 से 24, ठीक है। अब आप इस समझ पा रहे होंगे कि कितना बुरा हाल है, ठीक है। तो चलिए, हालांकि आप में से अगर कोई करता होगा जो वीडियो देख रहा है तो आई रिक्वेस्ट कि छोड़ दे प्लीज़, ठीक है। तो 31 मई को हम लोग विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, भारत किस स्थान पर है, तो भारत दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर चाइना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है, प्रश्न पूछा गया है कि हाल ही में H.S. दोरेस्वामी का निधन हो गया है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, आप इसको देखिएगा। H.S. दोरेस्वामी का निधन हो गया, ये किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके पास है, राजनीति, स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और गायक, ठीक है। अब इनके बारे में देख लीजिए, यहीं से पता लग जाएगा कि वो व्यक्ति हैं जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में, ठीक है, वो किया था, और भूदान मूवमेंट जो कि विनोबा भावे ने चलाया था उसमें ये सहयोगी रहे हैं। तो सहयोगी रहे हैं तो क्या रहे होंगे? फ्रीडम फाइटर रहे होंगे, ठीक है। तो आंसर तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। दोरेस्वामी साहब क्या थे? फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है। अब इनके बारे में कुछ और भी बातें मैंने आपको लिख के दे दी हैं, आप इसे देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो वही बातें, विनोबा भावे साहब थे, ये कर्नाटक में नागरिक समाज आंदोलनों में भी एक परिचित व्यक्ति थे। उन्होंने बेंगलुरु में झीलों को पुनर्जीवित करने के लिए भी अभियान चलाया था, ठीक है। ये स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है, जो हाल ही में कोविड-19 से उभरे थे, उनका निधन हो गया। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए है, जल्दी से आप सारे लोग ना शेयर कर दिया करो भाई,
बार बार कहलवाया मत करो, आपको आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है कि आपको लगातार आपके लिए काम किया जाता है। तो शेयर करते रहा करिए, लाइक करते रहा करिए, ठीक है। और सलाह भी अगर आपको लगे देने लायक है तो दे दिया करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो आपको ध्यान रखना है अंकुर योजना क्या है, अंकुर योजना किसने शुरू करी है, इन सब के बारे में जानकारी आपको 1 मिनट में मिल जाएगी। आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने अंकुर योजना चालू की हुई है। अंकुर योजना किस लिए चालू की हुई है? तो प्लांटेशन ऑफ ट्री। ये सब कॉमन सी बात है, बारिश का मौसम आ रहा है तो निश्चित ही हर सरकारें जो है वो पौधारोपण करवाएंगी। तो अंकुर योजना किससे संबंधित है? तो वो मध्य प्रदेश से संबंधित है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके बारे में मध्य प्रदेश सरकार ने अंकुर को शुभारंभ की घोषणा की, ये सब आप जानते ही होंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। मध्य प्रदेश के बारे में आप जानते हैं, उसकी राजधानी कौन सी है? भोपाल है। उसके जो वर्तमान में गवर्नर हैं वो आनंदीबेन पटेल जी हैं, और मुख्यमंत्री कौन है? मामा जी, मतलब सो कॉल्ड मामा जी, सबके प्रिय शिवराज सिंह चौहान जी हैं। लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें, ठीक है। और इसमें राष्ट्रीय उद्यान बहुत सारे पूछे जाते हैं भाई पेपर में। पन्ना हो गया, वन विहार हो गया, सतपुड़ा हो गया, संजय गांधी नेशनल पार्क जो है, माधव कान्हा फॉसिल, डायनासोर फॉसिल, ठीक है ना। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देखते हैं, बांधवगढ़, ठीक है। तो ये सारे नेशनल पार्क वहाँ पे है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में, अब आगे कोई भी प्रश्न नहीं है, ठीक है। थैंक यू है आपको अब तक पहुँचे, थैंक यू, मेरी तरफ से धन्यवाद। आप लेक्चर को देखिए। आपको ये लेक्चर कैसा लगा? आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है? ठीक है, कुछ अपडेट्स आपको चाहिए, कुछ और चीज़ें चाहिए तो ज़रूर बता दिया करिए। हम दिन प्रतिदिन इसको अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 10 क्वेश्चन पढ़े थे, आज 15 क्वेश्चन कलेक्ट किए गए हैं, ठीक है। मैं आपके लिए लगातार कोशिश कर रहा हूँ। आपको बस एक काम करना है कि लेक्चर को शेयर करना है और लोगों तक पहुँचाना है। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट। कल मिलेंगे फिर से शाम को 8 बजे करंट अफेयर्स के सेशन में, पूरे दिन की कहानी को लेकर के। थैंक यू, धन्यवाद।